सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है नागार्जुन की कविताओं की क्लास में। आज हम पढ़ते हैं बाकी बच गया अंडा। बाकी बच गया अंडा कविता न केवल आज़ादी के बाद के भारतीय लोकतंत्र और राजनीति तथा उसके साथ विघटित होते हुए सामाजिक संरचना को दर्ज करती है, बल्कि ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, माने कि जो अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियां हैं, वहाँ से कविता शुरू होती है। वहाँ से कविता कृति रचना शुरू करती है। माने ये अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियों और उनके दमन और वर्चस्व को भी अपनी जद में लेती है, और साथ ही साथ आज़ादी के बाद के ठीक बाद के भारतीय लोकतंत्र की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता को भी बेपर्दा करती है, उसको भी खोलती है, उसका भी एक व्यवस्थित कृति की कविता रचती है। कविता की पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण, देश निकाला मिला एक को बाकी रह गए 3। 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो, अलग हो गया उधर एक अब बाकी बच गए 2। 2 बेटे भारत माता के, यहाँ पर पूत की जगह बेटे शब्द का प्रयोग है। 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक, चिपक गया है एक गद्दी से बाकी बच गया 1। और 1 पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई बाकी बच गया अंडा। ये कविता है। दरअसल इस कविता को पढ़ाते हुए तमाम जो है लोगों ने, अध्यापकों ने, और YouTube पर भी अगर आप इस कविता को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ भी मैंने भी देखा कि कई लोगों ने इसमें 5 पुत्र, जो 5 पूत भारत माता के आता है, उसको उन्होंने जैसे गोली खाकर मर गए, उसके लिए उन्होंने जो है चंद्रशेखर आज़ाद को प्रतीकायित किया है, या देश निकाला के लिए जो है सुभाष चंद्र बोस को प्रतीकायित किया है। इसी तरीके से जो गांधी को कहीं रखा गया है। तो माने कि पांचों जो 5 पूत का जो वर्णन नागार्जुन इस कविता में करते हैं, उसको राष्ट्रीय आंदोलन में जो हमारे देश के सिपाही थे, यानी कि जो आंदोलनकारी थे, आंदोलनकर्मी थे, उनको जो है इस कविता से जोड़ने की कोशिश इस कविता को पढ़ाते हुए हिंदी आलोचना में की जाती रही है। लेकिन इस कविता को इस कविता को पढ़ने अथवा पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। दरअसल नागार्जुन जब ये कविता लिख रहे हैं 1950 में, तो उनकी जेहन में ये कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, माने आज़ादी की लड़ाई का कोई खास दीवाना नहीं है कि इस संदर्भ के लिए इस दीवाने को और इस संदर्भ के लिए दूसरे बलिदानी वीर को जो है वो उसमें सोच कर या समझ कर कविता में वो बातें लिख रहे हों। ये जो मैंने प्रसंग है कविता में, यह कविता पर यह प्रसंग थोपने से कविता का अर्थ जो है वो सीमित हो जाता है और वह ठीक से लागू भी नहीं हो पाता है। दरअसल बाकी बच गया अंडा कविता, यह नागार्जुन की उस हिंदी कविता की उस परंपरा से नागार्जुन जुड़ते हैं। और नागार्जुन की केवल यही अकेली कविता नहीं, और भी कई कविता जो यहाँ तक कि आपके पाठ्यक्रम में जो कविता लगी हुई है, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यह कविता भी, और जैसे एक कविता और भी आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, आए दिन बहार के, ये आए दिन बहार के, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, बाकी बच गया अंडा, ये सारी कविताएं हिंदी कविता की उस परंपरा से जुड़ती हैं जहाँ पर लोक धुनों और लोक में प्रचलित मुहावरों और जो है गीतों के तर्ज पर उसकी धुनों को लेकर के, उसके जो है संदर्भों को लेकर के कविताएं, जैसे बच्चों के लिए कविताएं लिखी जा रही हों। माने बहुत ही सीधे तौर पर ये कविताएं जो हैं बाल जीवन से जुड़ती हैं। और जैसे ये कविता बाकी बच गया अंडा जैसे कविता है, ये तो विधिवत जो है बच्चों को जैसे गणित पढ़ाया जाता है छोटी कक्षाओं में कि कुल एक खास गिनती 5 गिनती मान लीजिए, तो 1 निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया तो कितना बचा, तीसरा निकाल दिया तो कितना बचा।
तो गणित पढ़ाने की जो बिल्कुल गिनती समझाने की जो बिल्कुल शुरुआती प्रक्रिया है बच्चे को, उस शैली में जैसे बाकी बच गया अंडा में नागार्जुन कविता कहते हैं। कविता की बच्चे को गणित पढ़ाने की शैली में कविता कही गई। और ये परंपरा आप अमीर खुसरो और भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र के यहाँ पा सकते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी कविता में अमीर खुसरो भारतेंदु के पास इस तरह की शैली है जो शैली नागार्जुन के यहाँ दोबारा माने उभर करके आती है। और जैसे वो कविता आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, मिथिला के गाँव में बच्चे ये गाना गाते हैं आपस में खेलते हुए, खेल खेल में कि जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, बुढ़वन को लड़िकन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की। तो ये जो जय कन्हैया लाल की मदन गोपाल की, लड़िकन को हाथी घोड़ा बुढ़वन को पाल की, इसी धुन का इस्तेमाल किया नागार्जुन ने आओ रानी हम ढोएंगे पाल की। एक राजनीतिक कविता है, लेकिन उसके साथ साथ कैसे लोक उसमें गूंथा हुआ है और कैसे बचपन गूंथा हुआ है, कैसे बच्चों की जिंदगियों को लेकर के जो भविष्य है हमारे माने भावी भारत के, वहाँ से इस कविता का जो माने राजनीतिक तेवर, उसका भारत के भविष्य का जो सपना है वो जो पहलू है, और जिस तरह का सपना लेकर हम आज़ाद हुए थे, उस आज़ादी के सपनों का जो टूटना है आज़ादी के बाद भारतीय लोकतंत्र और राजनीति के माने एक खास किस्म के भ्रष्टाचारी और स्वार्थपरतापूर्ण चरित्र के नाते, उस पूरी पृष्ठभूमि में बाकी बच के अंडा जब आप पढ़ेंगे तो आपको उन पांचों पूतों का नाम बताना जरूरी नहीं लगेगा। 5 पूत भारत माता के माने जैसे गणित में मान लिया जाता है कि माना की संख्या x है या 100 है, तो उस पद्धति से आपको ये कविता पढ़नी पड़ेगी। 5 पूत भारत माता के माने मान लीजिए भारत माता के 5 सपूत हैं, माने 5 में 5 एक पंजा है ना, ये पूर्णता का प्रतीक है, माने ये सारी जनता के लिए आ गया। तो उसमें से एक को गिनती गिना करके, वो जैसे बच्चों को गिनती गिनाई जाए समझाई जाए, उस तरीके से वो एक को निगेट करते हैं, एक को खारिज करते जाते हैं और उसकी परिणति को बताते चले जाते हैं। आप देखें कि 5 पूत 5 समग्रता का प्रतीक है। 5 पूत भारत माता के दुश्मन था खूंखार। अभी जो दुश्मन है ये ब्रिटेनिया हुकूमत, जो साम्राज्यवादी ताकत थी हमारे देश में, जिसके गुलाम थे हम, उसकी तरफ इशारा है। इसीलिए मैंने कहा कि कविता न केवल आज़ादी के बाद के भारतीय लोकतंत्र का क्रिटिक है, बल्कि यह आज़ादी के पहले का जो संदर्भ है, अंग्रेजों ने किस तरीके से भारत की जनता को कुचला है, उसका दमन किया है। उस दमन के बाद जब हम एक खास किस्म का सपना लेकर हम आज़ादी हासिल करते हैं और अपना शासन मुकर्रर करते हैं, उसके बाद भी हम उन सपनों को महफूज नहीं रख पाते, उन्हें बचा नहीं पाते। तो ये कविता उस पूरे संदर्भ से उठती है और आधुनिक भारत के जो है आज़ाद भारत के संदर्भों से जाकर जुड़ जाती है। तो इसकी जो रेंज है वो ब्रिटिश दमन हुकूमत और साम्राज्यवादी शोषण से शुरू होकर अपने भारतीय लोकतंत्र के विसंगतियों तक आती है। भारतीय लोकतंत्र की आंतरिक विसंगतियों तक ये जो है कविता की रेंज है। अब आप देखें कि गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। तो गोली खाकर एक जो मर गया उसकी शिनाख्त करने की बात नहीं है, लेकिन एक का मतलब ऐसा एक वर्ग रहा, एक ऐसा धड़ा रहा हमारे भारतीय समाज का, या क्रांतिकारियों का, या आज़ादी की लड़ाई के दीवानों का, एक ऐसा वर्ग था, एक ऐसा धड़ा था जो गोली से मार दिया गया। और माने जिसको जो साम्राज्यवादी ताकतें थी उन्होंने कुचल दिया, जान से मार दिया, गोली से मार दिया। बाकी रह गए 4, माने कुछ बचे। उनकी क्या परिणति हुई? 4 पूत भारत माता के चारों चतुर प्रवीण। 4 पूत भारत, अब जो 4 बच गए, चारों चतुर प्रवीण हैं। चतुर प्रवीण का मतलब यह है कि वे इतनी आसानी से अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों का शिकार नहीं हो सकते थे। ऐसे कुछ लोग थे जो अंग्रेजों की, आप जानते हैं कि तमाम उस समय आज़ादी की लड़ाई में जैसे जो संदर्भ चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस वगैरह का आता है कि वे तमाम तरीके के रूप बदलकर तमाम तरीके से अंग्रेजी साम्राज्यवादी ताकतों का सामना करते हैं और वे जगह जगह पर अपनी जो है रणनीतियों के साथ उनके सामने जाते हैं और अपना विरोध दर्ज कराते हैं। तो चारों चतुर प्रवीण कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी साम्राज्यवादी ताकतों के हत्थे
ना चढ़ने के लिए जो उनके पास एक आज़ादी की लड़ाई लड़ने का और अपने को बचाने की व्यवस्थित रणनीति है, उसको वो कहते हैं कि चारों चतुर प्रवीण हैं। लेकिन हुआ क्या, बावजूद इसके अगर वो सीधे उनको गोली से नहीं मार पाए तो उस साम्राज्यवादी हस्ती ने, सरकार ने देश निकाला, मिला एक को, बाकी रह गए थे। यानी कुछ को उन्होंने भारत से बाहर भेज दिया, यानी कि देश निकाला दे दिया, अर्थात बहिष्कृत कर दिया, और उनके जो माने पर कतर दिए, क्रांति के पर कतर दिए, और 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो। अच्छा, जो 3 बचे तो कहते हैं कि उसके बाद अब देखिए आज़ादी के बाद का जो दृश्य है कविता में शुरू होता है कि जो 3 बच गए, माने 2 तो कुर्बान हो चुके थे, 2 तो पहले ही अंग्रेज़ों के यहाँ कुर्बान हो चुके थे। माने भारतीय राष्ट्रवाद के जो, माने भारतीय देश प्रेम और राष्ट्रवाद और भारतीय समाज के जो अगुआ लोग थे, लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, जनता के हितों और हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले जो लोग थे, उनमें से कुछ को तो पहले ही माने साम्राज्यवादी ताकतों ने लील लिया, और उसके बाद जो 3 पूत बचे वो आपस में लड़ने लगे। अभी आज़ादी के बाद का मंजर है, जो उत्पादन के संसाधन हैं, ज़मीनें हैं, पूंजी है और हकदारी है, ठेकेदारी है, पद प्रतिष्ठा है, मंत्रालय हैं, उन सारी चीज़ों के लिए जो लड़ाइयाँ शुरू हुई आपस में कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के साधनों पर हमारी कब्जेदारी हो। जो ऊंची जातियों के लोग थे, जो जमींदार थे, जो सामंत थे, उन लोगों ने कैसे, और जो आम जनता थी उसके हकों पर अपनी कब्जेदारी शुरू की आज़ादी के बाद। तो उस पूरी प्रक्रिया को ये कविता दर्ज करती है कि 3 पूत भारत माता के लड़ने लग गए वो। अब अपने हक हिस्से के लिए आपस में जो लड़ाई हो रही है उसकी तरफ ये कविता इशारा करती है। वो जो बंदरबांट आज़ादी के बाद शुरू होती है, अलग हो गया उधर एक, अब बाकी बच गए 2। और आप जानते हैं कि 1950 में कविता लिखी गई है, तो भारत और पाकिस्तान अलग भी हुआ 1947 में। तो ये कहते हैं कि कुछ संसाधन तो जब देश बट गया तो बहुत से संसाधन तो उनके साथ चले गए, यानी कि जिन चीज़ों के लिए हम यहाँ अंदर लड़ रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो देश के बंटवारे की वजह से बिखर गया। अलग हो गया एक उधर, अब बाकी बच गए 2। अब जो 2 बच गए, माने 2 का मतलब कुछ उसमें से जो माने जो 2 तरह के लोग हैं, यानी 2 तरह की जो सामाजिक मानसिकता और वैचारिकी के लोग हैं, वे बच गए। अब उसमें 2 बेटे भारत माता के छोड़ पुरानी टेक। अब जो पुरानी टेक है कि हम किस तरीके से जो सपने थे उनके आज़ादी के पहले, और जो नैतिक मूल्य थे और जो दीवानगी थी देश प्रेम की, उन सारी चीज़ों को छोड़ करके अब वो माने मूल्यों की राजनीति छोड़ करके, आप सभी जानते हैं कि नागार्जुन ने गांधीवाद के खिलाफ भी कविताएं लिखी हैं। माने जो छद्म गांधीवादी थे, जो नाम के गांधीवादी थे, व्यवहार में वो गांधीवाद को बिल्कुल चने की तरह चबा रहे थे, उनका भी वो बापू के 3 बंदर जैसी कविता में उनको भी माने उनका भी मखौल उड़ाते हैं, उनकी भी खबर लेते हैं नागार्जुन। तो वो कहते हैं कि छोड़ पुरानी टेक, माने जो वैल्यूज थे, सत्य, अहिंसा, जो मूल्य थे, और त्याग के, तपस्या के, सेवा के, बलिदान के, उन मूल्यों को छोड़कर चिपक गया है एक गद्दी से, बाकी बच गया है। माने जो बचे थे उसमें से कुछ जो है सत्ता के साथ हो लिए। जो 2 बचे थे, 2 तरीके का धड़ा बचा था, उसमें से एक धड़ा अब सत्ता के साथ हो लिया। एक कुछ कुर्सी पा गए, अब कुछ उस कुर्सी के इर्द गिर्द जो पेटी बुर्जुआ, कल हम मुक्तिबोध की कविता भूल गलती पढ़ा रहे थे, जो सिपा सलार थे, जो सूफी और शायर थे, है ना, अलगजाजी और अल-रूनी वगैरह थे, वो जो कुर्सी के आसपास चिपके हुए वर्ग की तरफ इशारा करता है। कुछ लोग तो सत्ता से चिपक गए, नौकरशाही और इस तरह का जो उच्च मध्य वर्ग है, तो वो तो कुर्सी से चिपक गया। वो तो अब लोकतंत्र में वो सत्ता की तरफ चला गया, जनता की तरफ नहीं गया, लोक की तरफ नहीं गया, वो तंत्र की तरफ चला गया, सिस्टम की तरफ चला गया। तो तंत्र और लोक का जो ये अलगाव है, ये तंत्र और लोक
का अलगाव हो गया, ये दो बच गए, जिसमें से लोक अलग रह गया और तंत्र के साथ कुछ लोग जाके मिल गए, नाभिनालबद्ध हो गए। अब जो बाकी बच गया एक पूत भारत माता का कंधे पर है झंडा, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। अब ये क्या है? माने जो एक पूत भारत का बचा है, लोक जो बचा है, जो जनता का मूल जो दुख, गरीबी, भूखमरी और रोजी रोटी के सवालों से जूझती हुई जो जनता है, जिसके अंदर माने लोकतंत्र की जो वास्तविक माने ज़रूरतमंद भी है और लोकतंत्र को बचाने की जिसके पास अंतिम आशा भी है, वह कंधे पर झंडा डाले। कंधे पर झंडे डालने का मतलब ये है कि वह अब देश की जो जिम्मेदारियां हैं, जो वास्तविक जिम्मेदारियां हैं, जिन जिम्मेदारियों को लेकर, जिस तरह के सपनों को लेकर हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे और हम आज़ाद भारत में शासन अपना स्थापित कर रहे थे, उन माने बुनियादी सवालों को लेकर, उन जो है लोकतंत्र और समता के, न्याय के, भ्रातृत्व के जो बुनियादी सवालों को लेकर के हम खड़े होने वाले लोग थे, उन लोगों को वो एक पुत्र कहता है, माने एक पूत कहता है कवि। माने वो एक वर्ग है जो अभी अपनी जिम्मेदारियों से बिखरा नहीं है, कंधे पर वो झंडा रखता है, अर्थात देश की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ढोने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हड़ताल में, आंदोलन में, आज जब हम ये कविता पढ़ा रहे हैं तो भारत का प्रधानमंत्री आंदोलन करने वाले लोगों को कहता है कि ये आंदोलनजीवी लोग हैं, यानी कि ये केवल अपनी जीविका चलाने के लिए आंदोलन, माने आंदोलन करने को एक हास्यास्पद क्रियाकलाप के तौर पर रेखांकित किया जा रहा है। तो उस समय ये कविता जब आप पढ़ेंगे तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आंदोलन करना लोकतंत्र का एक बुनियादी लक्षण है और इससे लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होता, लोकतंत्र मजबूत होता है। और आंदोलन और अपने हक हुकूक की लड़ाई लोकतंत्र में होते रहना चाहिए। लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री आंदोलन करने वालों का मखौल उड़ाता हो इस तरह के जुमलों के माध्यम से, तो उस समय इस तरह की नागार्जुन की कविता कितनी प्रासंगिक हो जाती है कि जिसके कंधे पर झंडा है, माने जो जिम्मेदारी उठाना चाहता है, जो हड़तालें कर सकता है, जो आंदोलन कर सकता है, जो अपने हक हुकूक के लिए तानाशाही से और लोकतंत्र के खिलाफ जाती हुई सरकारों से लड़ सकता है, पुलिस पकड़कर जेल ले गई, बाकी बच गया अंडा। उसको पुलिस पकड़ ले गई, माने जनता के उस हिस्से को जो प्रतिरोध कर सकती थी, जिसके अंदर प्रतिरोध की थोड़ी आंच थी, उसको हमारे ही द्वारा चुनी गई सरकारों की जो पुलिस है वो पकड़ कर ले गई जेल में। अब कुछ नहीं बच गया, बाकी बच गया अंडा। और ये अंडा क्या है? ये अंडा वही है, वो हमारे सपनों की शून्यता है, हमारा वो मोहभंग है, हमारी वो कहाँ जाई का करी की स्थिति है, वो बेरोजगारी है, वो दिशाहारापन है हमारे युवाओं का। वो अब हम क्या कर सकते हैं? बाकी बच गया अंडा। तो ये जो कविता है ये इस तरीके से अंग्रेजी साम्राज्यवाद की शोषण और दमन की स्थितियों से लेकर के आज़ादी के बाद के भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और उसके भीतर जो जनता का बिखराव है और जिस तरीके से एक भारतीय जनता और उसकी आकांक्षाओं को वहन करने वाले, ढोने वाले और उसको आगे ले जाने वाले जो नेताओं और ऐसे समाज का जो अग्रगामी वर्ग है, उसके धीरे धीरे खत्म होने का जो है कि उस पूरी प्रक्रिया की ये कविता है, बाकी बच गया अंडा। इसको इस तरह आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा ठीक ढंग से समझ पाएंगे। तो जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को गणित सिखाने की पद्धति में, शैली में कविता लिखी है, जो अमीर खुसरो भारतेंदु के यहाँ मौजूद है, उस शैली के संदर्भ से जोड़कर अगर आप नागार्जुन की कविता को पढ़ेंगे तो इसमें गहरी राजनीतिक चेतना के साथ साथ गहरे लोकबोध को भी आप पकड़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कविता के बाद हम अगली कविता आपको अगले वीडियो में समझाते हैं।